लोगों को शक हो रहा है कि यार ये भी सारा का सारा ही ड्रामा है और इससे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। मुसलमानों की आपस में लड़ाई करवाई गई है, लेकिन क्यों करवाई गई है मुझे बताएं। मैं आपके सामने दो मुल्क रखता हूँ, पाकिस्तान पे वहां से भी हमसाया हमला करा है, क्या वजह है? उसकी वजह कि पाकिस्तान है कि टूट ही नहीं रहा। उनके कहने पर हमारी आर्मी ने ये जंग किया, आपका ये कहने का मतलब है? उनके कहने पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पंगा ले रहा है। सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि जमाना आखिर है, सारी शैतानी ताकतें इकट्ठी होने पर मजबूर है। हमारी मरियम ने प्लेन लिया है अपने लोगों को भगाने के लिए। शेख साहब, तनकीद बराए तनकीद नहीं, पंजाब हुकूमत ने लिया है। मरियम नवाज साहिबा हमेशा तो नहीं बैठी रही। शेख साहब, दिल पे हाथ रखकर बताएं कि क्या आवाम को रिलीफ नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। बड़ा ये छुरा मार दिया पेट में जी। क्या इसका मतलब ये कि मैं हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दूं अगर मेरे साथ जुल्म कर दिया? कहती है कि यार जब हुक्मरान चोर है हम क्यों ना फिर चोरी करें, अगर हुक्मरान भीख मांगते हम क्यों ना भीख मांगे। जज सर ने मेरी इतनी इंसल्ट की वहां पर कि मैंने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए कि सर आप नाराज ना हो, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा था। या तो इंजीनियर पागल हो गया, ठीक है, या फिर वो बेचारा मजबूर है इमरान खान के खिलाफ बात करने पे। किस पॉइंट का पहले जवाब कि सभी का जवाब देता हूं। बताएं शेख साहब, आपको तो इंजीनियर साहब से ना खुदा वास्ते का बैर है, सिर्फ खान साहब की वजह से। इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, इमरान खान को ऐसी दवाइयां जेल में दी जा रही जिससे इमरान खान की आंख हो गई है खराब, ये उन्होंने बताया। इस वक्त खान साहब के और मुल्क के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो वो चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह खान बाहर ना आए, खान की लाश बाहर आए ताकि सारी जिंदगी हम वो बेचते रहें। डेस्परेशन की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। मेरी बात को डेस्परेशन की वजह से मेरी बात को खराब हो रही फिर एक बार गौर से सुने। पैसे का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब पैसे बनाने का कमाल है। मैं इसी खौफ से मैंने वो अवाम के सामने नहीं रखी कि यहाँ तो लोग गुमराह हो जाएंगे, यहाँ मुझे बिला वजह ही एजेंसियां उठा के ले जाएंगी। अब ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, इसका देखे शैतानियत से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। चल पड़े हैं कि कुछ अरसे के बाद मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी भी जायज करार दे दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। आज मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं अपने फ्रेंड और बहुत कमाल इंसान और बहुत अक्ल व फहम रखने वाले नदीम सुबहानी के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने तो मुझे शुरू में ही खुश कर दिया इतने अच्छे अल्फाज अदा करके। शुक्र है दुनिया में कोई मुझे अक्ल व फहम से भरा हुआ समझता है, वरना तो मुझे आधी दुनिया पागल समझती है और आधी दुनिया पागल कहती है। कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है ना। हाँ, अगर मैंने बोल दिया तो इसका ये नहीं मतलब कि सच है। चले मान लेते हैं जनाब। आज भी नाजरीन हम काफ़ी टॉपिक्स के साथ आए हैं, ठीक है। टॉपिक्स आप लोगों को खुद पता लग जाएंगे क्या क्या है, मगर शुरुआत ठीक है इसी टॉपिक के साथ करते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग आजकल छिड़ी हुई है और जंग जो है वो बढ़ती जा रही है, जो बज़ाहिर देखने में लग रहा है, ठीक है, अवाम को लग रहा है कि ये भी एक ड्रामा ही, ठीक है, ताकि जो है ना लोग हमारी आर्मी की जो है उनसे प्यार दोबारा कर सकें और इनकी ज़रूरत हमें महसूस हो और ये पता लगे कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रही हैं। मगर जो पीछे लोगों को शक हो रहा है कि यार ये भी सारा का सारा ही ड्रामा है, ठीक है, और इससे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। दहशतगर्दी और बढ़ेगी, अवाम और मरेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल? देखिए शेख साहब, आपने बहुत जामे सवाल पूछा, एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट की आपने सारी की सारी सोच आगे रख दी, तो फिर आपने को मेरा जवाब भी सुनना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह समझते हैं कि अपने बच्चों को मरवा कर तो वो दूसरों का नाम ले देता है, अपने मुल्क में बम धमाके करवाता है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने बच्चे मारेगा और खुद ये सारे काम करेगा? ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है। नहीं, देखिए वो तो हमने आपको बताया कि ये सिलसिला हमारे पिछले प्रोग्राम में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि ठीक है हम लोगों के किबले गलत थे, हम लोगों के पास यहाँ पर जिन लोगों के पास ताकत थी वो गलत कर रहे थे। क्या उसकी वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उनकी जड़ें माजी से जुड़ी हुई थी, वो वही लोग थे और उनके बच्चे थे या उनके करते धरते थे जिनको अंग्रेज हमारे दुश्मन यहाँ पर छोड़ कर गए थे। 50 साल 60 साल वो वक्त गुजर गया। अब ताकत जिन हाथों में है वो आज़ाद पाकिस्तान की पैदाइश हैं, वो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। उनकी लगामें शैतानों के हाथों में नहीं है, उनकी लगामें मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों में नहीं है।
इसीलिए तो पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है। एक मुसलमान मुल्क, ठीक है, दूसरे मुसलमान, ये तो मुसलमानों के आपस में लड़ाई करवाई गई है। बिल्कुल करवाई गई है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मुसलमानों की आपस में लड़ाई करवाई गई है, लेकिन क्यों करवाई गई है मुझे बताएं। मैं आपके सामने दो मुल्क रखता हूँ। पाकिस्तान को भी ये बोला जाता है कि यार मिस्र की तरह शयातीन के हाथ में, जो इस्लाम के दुश्मन है उनके हाथ में एक ताकत है और उसने पूरा मुल्क काबू में किया हुआ है। मुझे बताएं क्या मिस्र का नाम आपको कहीं सुनने में मिलता है? नहीं कहीं। सुकून चल रहा है ना वहाँ पे, बाकी सारी दुनिया भी। पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है। हर शैतानी कुव्वत जो इस्लाम की दुश्मन है, हर शैतानी कुव्वत जो पाकिस्तान की दुश्मन है, हर शैतानी कुव्वत जो इंसान की दुश्मन है, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान में बागडोर इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथों में होती या पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के हाथों में होती तो बड़ा सुकून चल रहा होता। पाकिस्तान पे उंगलियां ना उठ रही होती, पाकिस्तान पे हमले ना हो रहे होते। क्या वजह है कि पाकिस्तान को अंदर से भी इंतशार फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान को हम यहाँ से भी हमसाया हमला कर रहा है, पाकिस्तान पे वहाँ से भी हमसाया हमला कर रहा है? क्या वजह है? उसकी वजह कि पाकिस्तान है कि टूट ही नहीं रहा, पाकिस्तान में इंतशार ही नहीं हो रहा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे। शयातीन ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, मुल्क दुश्मनों ने पूरी अपनी हर तरह का उन्होंने जोर लगाया, तो लेकिन वो पाकिस्तान बर्बाद ही नहीं हो रहा। कौन सी गैबी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को किसी मुट्ठी में लेकर बैठी हैं? उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए अब ये अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सामने खड़ा किया गया। मुझे बताएं, अमेरिका बहादुर अपना अरबों रुपए का असलहा अफगानिस्तान में किस लिए छोड़ के गया था? इसी जंग के लिए छोड़ के गया था। जिस एक पॉइंट पर तालिबान और अमेरिका इकट्ठे हुए थे, वो यही पॉइंट था कि पाकिस्तान को हमने सीधा करना है। अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही है, मेरी बात पर यकीन रखें कि पाकिस्तान से अच्छा भाई कोई नहीं है किसी मुसलमान मुल्क के लिए। जितनी खिदमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की है, जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों ने अफगानियों से की है, किसी दूसरे मुल्क में किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ नहीं की। हम लोगों ने उनको अपना भाई बना के रखा। सेम इन सारे मदीना वाला रोल अदा किया था पाकिस्तानियों ने अफगानियों के लिए। अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपना मुल्क खोल के रख दिया उनके आगे, क्योंकि उनके पास तालीम की कमी थी, इसलिए बेचारे छोटे छोटे काम करते रहे। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर वहाँ पर पहले से कोई ऐसी कौम के लीडर होते कि जिन्होंने उनको इस काबिल बनाया होता, तो पाकिस्तान में आते, पाकिस्तान के अंदर वो बैठे होते। अब देखिए कनाडा में सिख भाइयों ने क्या हाल किया हुआ है। कनाडा तो उनकी मुट्ठी में है, क्या उसकी वजह? अफगानियों की मुट्ठी में पाकिस्तान क्यों नहीं आ सका? इसलिए कि अफगानिस्तान में वो सोच को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया कि इस कौम में इतनी खूबियां हैं, अगर इसको शऊर हो गया, अगर इसकी जहालत खत्म हो गई तो ये तो दुनिया पर छा जाएगी। नहीं, मुझे बताएं, ये मामला टेबल पे बैठकर और ये मुज़ाकरात के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, जब वो उन लोगों ने अपने सिफारती ताल्लुकात दुनिया में बड़े मुल्कों के साथ कर लिए हैं, पाकिस्तान के साथ करने में क्या मसला? शेख साहब, इसकी भी सादी सी मिसाल है। हम दोनों का आपस में इख्तिलाफ है भाइयों का। अब मैं आपको तंग करता ही जा रहा हूँ, मैं आपको सुइयां भी चुभ हो रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं आपकी चीज़ें भी खराब करता जा रहा हूँ, तो आप आखिर मुझे थप्पड़ मारेंगे कि नहीं मारेंगे? पहले मैं आपको मना करूंगा, बात करूंगा। कितनी बार तो भाई मना? थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो जाहिर है, अब मैंने भी आखिर का लफ्ज इस्तेमाल बोला ना कि आखिर, आप जाहिर आखिर से पहले बहुत कुछ होता है। जाहिर है पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ समझाया, पाकिस्तान को समझाया। ये तो एक साफ हकीकत है कि अफगानिस्तान को हिम्मत किसने दी पाकिस्तान के साथ जंग करने की? इंडिया ने, अमेरिका ने और इसराइल ने। अमेरिका बहादुर कभी भी पाकिस्तान को जप्पियां न डालता अगर पाकिस्तान ने इंडिया को जंग में मुंह फाड़ जो है मुंह तोड़ शिकस्त न दी होती। मजबूरन वो पाकिस्तान के करीब आए हैं पाकिस्तान को उनके असली दोस्तों से दूर करने के लिए। ये इसका मतलब, ये जो आपने चीज़ें बताई, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के पीछे अमेरिका, इंडिया और इसराइल का हाथ था, ये कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल। और इसका मतलब उन्होंने ये जंग करा, उनके कहने पर हमारी आर्मी ने ये जंग किया, आपका ये कहने का मतलब है? उनके कहने पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पंगा ले रहा है, उन लोगों के उकसाने पर। आपका जुमला ठीक है, सिर्फ आप पाकिस्तान को उठाकर अफगानिस्तान की जगह पे रखें। अफगानिस्तान इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन ताकतों के उकसाने पर ये काम कर रहा है। शेख साहब, सबसे पहले तो अफगानिस्तान के पास तो हमारी आर्मी का 10% भी नहीं है, उनको क्या जरूरत पड़ी है ये जंग? तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हैं वो?
क्यों यहाँ पर वो धमाके करते हैं, क्यों हमले करते हैं, क्यों दहशतगर्दी करते हैं? कुछ आपको सोच भी है? जरा सा बच्चा जो जिसने सारी दिन जो सारा रोजा भी गेमें खेलते हुए और साथ में छुप के रोजा तोड़ के गुजार देता है और रात को वो उठकर सारी रात बैठकर पाक फौज को गालियां देते रहता है, उसको नहीं पता कि वही दिन एक फौजी ने कैसे गुजारा है रोजे की हालत में। वो सबको पता है कि यह इंडियन फंडिंग हो रही है, इंडिया के कहने पर वो लोग करते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, हमारे साथ उनकी दोस्ती नहीं है। शेख साहब, सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि ज़माना आखिर है, सारी शैतानी ताकतें इकट्ठी होने पर मजबूर है, पूरा काम कर रही है, पूरा जोर लगा रही है, अपना आखिरी जोर लगा रही है कि इस्लामी ताकतें या अल्लाह से प्यार करने वाली ताकतें या पॉजिटिव ताकतें इकट्ठी ना हो सके। शेख साहब, ये ज़माने आखिर है, ज़हन पर जोर दें, तीसरी जंग अज़ीम में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान है। ये शैतानी ताकतें बांग्लादेशी अवाम ने ही ख़त्म कराई, ठीक है, श्रीलंकन अवाम ने भी शैतानी ताकतें अपने मुल्क में ख़त्म कराई। हमारी अवाम को भी चाहिए कि इस मुल्क में शैतानी ताकतें ख़त्म कराएं, जब तक अवाम रोड पे नहीं आएगी ये शैतानी ताकतें नहीं ख़त्म होंगी इस मुल्क से। नहीं, किसी सूरत ऐसा नहीं है कि अवाम ने की है। फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को खड़ा किया था, फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को मजबूत किया, लोगों के खिलाफ अवाम ही खड़ी हुई है। हसीना वाजिद भी उसके पास प्लेन नहीं था, वो उस तरह भाग नहीं सकी, ठीक है, हमारी मरियम ने प्लेन लिया अपने लोगों को भगाने के लिए। शेख साहब, तनकीद बराए तनकीद नहीं, पंजाब हुकूमत ने लिया है, मरियम नवाज साहिबा हमेशा तो नहीं बैठी रही। पर्सनल लिया उसने, नहीं क्या जाती लिया है? जी जाती लिया है। तो जाती खरीद सकती होंगी ना भाई, अवाम के पैसों से लिया है। उसने दोबारा क्या वो मरियम नवाज की मलकियत है या वज़ीर आला पंजाब की मलकियत है? बेशक वो हुकूमत पंजाब की मलकियत है, मगर किससे पूछ के लिए है? अवाम के पैसों से। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। अवाम के ऊपर इतना खर्च किया है, 10 अरब का पीआईए बेचकर 11 अरब का प्लेन लेना ठीक है? नहीं, मैं फजूल खर्ची है ये, फजूल खर्ची आप कह सकते हैं, क्योंकि ये फजूल लोग ही फजूल खर्ची करेंगे। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखें, वो एक सूबे का एसेट बना है ना, एसेट बना है, अवाम को क्या इससे फायदा है? अवाम को आप बेहतरी बनाओ। पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, ठीक है, आपको पता है पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा हो रहा है। बात पूरी कर ले, अवाम का बड़ा ख्याल है। शेख साहब, दिल पे हाथ रखकर बताएं कि क्या अवाम को रिलीफ नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। शेख साहब, इतना काम किया है। हाँ, बहुत काम किया है यार। आपके अपने कैसे तो सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। देखे आपने तो बड़ा ये छुरा मार दिया पेट में जी। क्या इसका मतलब ये कि मैं हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दूं अगर मेरे साथ जुल्म कर दिया? आपको खुद ये पता लग गया कि कानून इस मुल्क में है ही नहीं, ठीक है, आपने खुद आते कहा है कि यार कानून। देखिए, मैं तो अल्लाह से उम्मीद रखने वाला हूँ। मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने मूवी के लिए जो सामान तकरीबन 38 लाख रुपए का, 37 लाख के करीब का सामान टीमू से मंगवाया हुआ था, जो यहाँ से शॉपिंग की थी, जो ड्रेसेस बनवाए थे, ये वो ही मेरा मुलाजिम ले गया सारी चीज़ें। अब जो लोग नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ, अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं, वो मुझे सुरखरू नहीं देखना चाहते, उन्होंने मेरे मुल्ज़मान को ऐसे शटर किया कि बावजूद सबूत देने के, उनकी रिकॉर्डिंग्स देने के, जिसमें वो सारी प्लानिंग भी कर रहे हैं, अल्लाह के की मर्जी के अल्लाह ने मुझे वो दे दी, वो भी मिल गई। फिर भी पुलिस ने ना सिर्फ उनको बेगुनाह करार दे दिया, पहले तो 10 महीने पकड़ा ही नहीं। फिर जब अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि यार वो जो एक मैंने उनकी रिकॉर्ड की थी तो पश्तो में गुफ्तगू, लेकिन वो क्या थी वो तो सुनो। जब वो मैंने किसी पश्तो वाले को सुनाई तो उसने कहा भाई इसमें A to Z वही कुछ बातें हुई जो तुम्हारे साथ हुआ है। वो आपको नींद की गोलियां भी देते थे, उनका पूरा प्लान था आपको मारने का भी, गाड़ी भी ले जाने का, सारा सामान ले जाने का, ये वो। मैंने पुलिस को दी, पहले तो वो पुलिस वाले ही नहीं मानते थे, फिर मैंने कहा मैं आपको इसका प्रॉपर सर्टिफाइड तर्जमा ला देता हूँ। फिर उनका नहीं, फिर आखिर मजबूरन उन्होंने जनाब उसको पकड़ लिया। फिर ये हुआ कि पहले तो बावजूद दर्जनों दरखास्तें देने के, जो मुल्ज़मान रिकॉर्डिंग में उनका नाम ही दर्ज नहीं किया गया FIR में, फिर मुझे बगैर बताए अदालत में पेश कर दिया उनको, और अदालत में कह दिया कि कोई सबूत नहीं है, उस घर में तो 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, कैसे ये चोरी कर सकता है। ये नहीं बताया कि एक तो इतने कैमरे नहीं, दूसरा वही बंदा तो कैमरे लगाने वाला है जो चोरी करने वाला है, तो वो कैमरे हैक नहीं किए होंगे। समझे मेरा पॉइंट?
अदालत में उन्होंने ये बता दिया कि ये तो बंदा ऐसे ही जिद में नौकरी छोड़ के गया, तो इस बंदे ने इसके ऊपर केस कर दिया। अदालत ने उनको बरी कर दिया। मेरे इल्म में ही नहीं कि मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया है। जब मुझे पता लगा, मैं अदालत में गया। शेख साहब, मजलूम उस वक्त बेकाबू हो जाता है जब उसे पता जब वो ये समझता है कि वो मेरी सुनवाई होने लगी है, कोई ऐसी अथॉरिटी मेरे सामने है कि अब मुझे इंसाफ मिल जाएगा। जब मैं अदालत, मुझे पता लगा, मैं चंद दिनों के बाद अदालत में गया। केस तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैंने तो ये बताना था, और मैंने ये बताना था कि जनाब इस तारीख को आप ने का जो केस था उसमें ये फैक्ट्स हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, जैसे ही जज साहब खाली हुए, तो मैंने जज साहब के सामने जोश में अपने केस के फैक्ट्स बताना शुरू किए। लेकिन दूसरे वकील खड़े थे, तो जज साहब ने अपनी इंसल्ट समझी कि ये इतने जोश में बोल रहे हैं, हालांकि मैं अपने केस के फैक्ट्स बता रहा था, अदालत की तज़हीक नहीं कर रहा था या उनकी तजलील नहीं कर रहा था। शेख साहब, जज साहब ने मेरा वो हशर किया। जज साहब ने वो कहते ना पंजाबी में ला पा के सुट देना। जज साहब ने मेरी इतनी इंसल्ट की वहां पर कि मैंने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए कि सर आप नाराज ना हो, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको नाराज करने नहीं आया, मैं तो इंसाफ लेने आया, मैं तो आपको केस के फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनकी जो है ना वो इज्जत नफ्स इतनी मजरू हो गई थी कि इतने वकीलों के सामने ये इतने जोश में बोल रहा था मेरे सामने, हालांकि मैं फैक्ट्स बता रहा था केस के। उन्होंने मुझे वो जलील किया कि मैं वापस पलट आया, मैं अदालत में दरखास्त भी नहीं दी दोबारा। अंदाजा लगाएं इस मुल्क में एक आम बंदे के साथ ये हो रहा है, तो सोचो इमरान खान। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब मैं इदारों पे बात करना शुरू कर दूं। इमरान खान और ये इसका मतलब ये कि इस बात का गुस्सा आपके जो कुछ छोटे से मतलब चंद ताकतवर लोग हैं ना, वो तो किसी भी माशरे में हो सकते थे शेख साहब, वो तो नून लीग के दौर में भी हो सकते थे, पीटीआई के दौर में भी हो सकते थे। आपको पता है अब की आवाम ये कहती है कि यार जब हुक्मरान चोर है हम क्यों ना फिर चोरी करें, अगर हुक्मरान भीख मांगते हम क्यों ना भीख मांगे, अगर हुक्मरान 2 नंबर हम क्यों ना 2 नंबरी करें। लोगों का तो अब ये सोच हो गई है। नहीं हो नहीं गई हुई, हो चुके हैं पहले से। हुक्मरान चोर हैं, हुक्मरान 2 नंबर हैं, देखें मेरा नुक्ता भीख मंगे हैं। नहीं, मेरा नुक्ता गौर से सुनिए। आप जमाने दज्जाल में जिंदा है, आप उस जमाने में जिंदा है जहां हक हलाल की रोजी कमाने वाले को दांतों में पसीना दिलाया जाता है, उसकी कलाबाजियां लगवाई जाती हैं। ये खर्च होता है उसका जो करोड़ों रुपया सिर्फ एक आइडिया के ऊपर ही खर्च कर दे कि यार मैं अल्लाह की शान में मरने से पहले एक मूवी बनाना चाहता हूं, उसका पाई पाई रेजा रेजा हो जाता है और वो अल्लाह की शान बयान करने के काबिल भी नहीं छोड़ना चाहते उसको। लेकिन जो बंदा अपना जिस्म बेचना चाहता है, जो बंदा कोई शैतानी बात करता है, जो बंदा कोई शैतानी काम करना चाहता है, उसको इतनी आज़ादी है, इतनी सहूलत है कि घर में कमरे में बैठकर भी वो अपना जिस्म दिखा के या शैतानी सोच दिखा के घर में पैसे कमा रहा है। आप उस दौर में जिंदा है, आप उस दौर में जिंदा है कि जहां छोटे से 2 साल के बच्चे के जहन में कार्टून्स, मूवीज, एड्स, सॉन्ग्स ये चीज़ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात है ही नहीं भाई। अगर है तो वो कितनी जालिम है कि जिसने अपनी मर्जी आपके ऊपर डाल दी है। ठीक है, आपने बना दिया, अगर बनाना था तो अपनी मर्जी क्यों डाल रहे हैं। आप उस दौर में जिंदा है जहां शैतान खुद चल के इंसान के पास आता है, उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक ही अब रास्ता है। तो ऐसे वक्त में ये आप ये चीज़ सोचें, इसके ऊपर गौर करें कि है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान को बर्बाद करना है, पाकिस्तान को तबाह करना है, इस कौम को। पूरी दुनिया में हर मुसलमान मुल्क का हाल क्या है ज़्यादातर का? अच्छा, टूटे हुए फूटे हुए। हाँ। सिर्फ वजह यही है कि उस मुल्क की फौज उन्होंने बर्बाद कर दी। जब हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहेगा तो हमें आके टुटे मारेंगे लोग। चले हम लोग टॉपिक से बहुत आगे निकल गए। मुझे वो बताएं कि वो फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या हाल है? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का हाल होगा, इनकी कोई बातचीत होगी या फिर जंग करके एक मुल्क एक दूसरे को देखिए। जब ये तय करना हमारे बड़ों का काम है। अगर ये तय हो गया है, ये जब तक इनका मुंह नहीं तोड़ा जाएगा ये नहीं बाज आएंगे। ये तय कब होगा? जब कोई 1000-2000 पाकिस्तानी अवाम और शहीद होएगी, मरेगी, ये तब तय होगा। कब तय होगा? हुआ है ना जो आप दे रहे हैं ना, जिस पर आपने बात शुरू की थी, इसी बात पे तो शोर मचा रहे हैं ना। जब आपने अपना टारगेट बना लिया कि किसी भी तरह हमने पाकिस्तान को सरवाइव कराना है, किसी भी तरह हमने दुश्मनों की बातों में नहीं आना, किसी भी तरह हमने कोई ऐसी मूव नहीं होने देनी कि पाकिस्तान अपने रास्ते से हटे। पाकिस्तान का रास्ता क्या है आप बताएं? पाकिस्तान की मंजिल क्या है? मंजिल तो पाकिस्तान की होनी चाहिए थी अवाम बेहतर हो, हमारी महंगाई कम हो, हमारा मुल्क आगे जाए। मगर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई। ठीक है,
हमारे प्राइवेटाइजेशन होगी, सब नहीं, चीजों की बाहर तक नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, नहीं। यहाँ से लोग भाग। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान से कितनी इन्वेस्टमेंट गई है और कितनी आई है, पता है कुछ आपको? मुझे अगर तो आपको ये पता हो ना, तो आपको पता लगे कि पाकिस्तान नीचे गया, ऊपर नहीं गया। जितनी आपने ये बोली है बात, उतनी इन्वेस्टमेंट तो एक बसंत के फेस्टिवल में ही वापस आ गई। झूठ, सब फेक था, सब फेक था। देखे शेख साहब, फेक था, सब फेक था। देखे शेख साहब, अगर मैं इतनी किसी और ही आ गई दुनिया ना- में था, आप मुझे वापस ले आए फिर वही बातें करके। शेख साहब, इस चीज को गौर करें, इस चीज के ऊपर देखें। आज काबू करने के बाद हम तो 1, 2 साल, 4 साल के बच्चे को नहीं काबू कर सकते। देखें, गौर से सुने मेरी दज्जाल की तारीफ। दज्जाल के मैंने बताया ना कई फेसेस होंगे, उसका एक फेस ये है, एक आंख है, मुर्दे जिंदा करके देती है, पल में कहीं ले जाएगी, पल में कहीं ले जाएगी। अब दूसरा आखिरी नुक्ता जरा गौर से सुने। दज्जाल की सबसे बड़ी निशानियों में से थी कि उसके साथ 2 दरिया होंगे। एक बड़ा खुशनुमा और अच्छा लगता होगा, लेकिन वो अंदर से आग होगा। जब उसमें जो भी डूबा वो जल गया। दूसरा बर्बाद होगा, आग लग रहा होगा, लेकिन जब आप उस आग में कूदेंगे तो उसमें आपको जिंदगी मिलेगी। इसके साथ 2 लहरें आई हैं। एक तो बेरारवी की है, आज़ादी की है कि जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम करो। छोटे से छोटे बच्चे को भी वो दिया जा रहा है कि कोई भी ये हक नहीं रखता, ना सिर्फ माँ बाप इस दुनिया में, बल्कि तुम्हें पैदा करने वाला भी ये हक नहीं रखता कि अपनी मर्जी तुम पर चलाए। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। एक लहर हमें ये सिखा रही है। दूसरी लहर जो कि जिसके ऊपर बात नहीं होती, जिससे हम देखते यार फारिग करो, ये फजूल में 2 घंटे का लेक्चर है, या ये बंदा तो बोर है, हमें हमारा दिल ही नहीं लगता उसके ऊपर। हमें देखते ही बुरा लगता है कि यार सादे से कपड़ों में कोई पैड़ा सा बंदा बैठा हुआ अजीब सी बातें कर रहा है। वो है कि जिसके अंदर आप छलांग मारे तो आपको हकीकत से आशनाई मिलेगी। वो उसमें जिंदगी छुपी होगी, उसमें दूसरी आग से बचने का तरीका होगा। इंजीनियर साहब, इसी की देन है ना। 3-3 घंटों के भी लेक्चर होते, 2 घंटों के भी लेक्चर होते। यार कौन सुनता रहे यार इस बंदे को। इंजीनियर साहब की बात कर लेते। इंजीनियर साहब की इतनी आप तारीफ़ें करते थे, इतनी आप कहते थे कि वो बिला वजह जेल में है, वो जेल से बाहर आए वगैरह। जो पिछले कुछ अरसे में इंजीनियर साहब की जो कुत्तों वाली हुई है, ठीक है, हर सोशल मीडिया पे हर आवाम ने, हर एक ने क्या क्या उन्हें कहा है। उन्हें कुत्ते का भी, कुत्ते से भी तशबीह दी है, कुछ ने उन्हें चूहे से भी तशबीह दी है, कुछ ने उन्हें मुनाफिक भी कहा है, कुछ ने उन्हें 2 नंबर भी कहा है। उन्होंने लोगों ने उन्हें वो भी कहा है कि यार ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उन्होंने जेल से आते ही, ठीक है, जेल से आते ही वो पहले बंदे हैं जो कि इस केस में जेल से बाहर हैं। और जेल से आते ही उन्होंने, ठीक है, ये किया है कि उनके मैनेजर खुद जाकर, ठीक है, चैनल्स को कह रहे हैं कि यार यह इंटरव्यू इनका करें, ठीक है, और आपने सवाल करनी इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि हमें पीछे से ऑर्डर्स आए हुए हैं कि इमरान खान के खिलाफ हमने बातें करनी है, तभी हम जेल से बाहर आए हैं। ये एक एंकर ने खुद बताया कि आपके मैनेजर ने ये मुझे कहा है, और उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, क्योंकि मैनेजर उसका वो कहना पड़ रहा है कि यार कि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बात करनी है, वरना इनका कोई और कोई है ही नहीं काम। इनकी लाइफ का यही काम रह गया कि इमरान खान के खिलाफ बातें करना और झूठा प्रोपेगेंडा कि मुझे खुशबू आई थी, इन्होंने ये खाया था, बड़े देसी घी में खाया था, ठीक है, मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, ये वो यही काम रह गए। शेख साहब, आपको तो इंजीनियर साहब से ना खुदा वास्ते का बैर है, सिर्फ खान साहब की वजह से। ये नहीं, खान साहब की वजह से नहीं यार, इंजीनियर का और कोई काम नहीं रह गया। अब आपने वो 4-5 पॉइंट्स दे दिए, मैं किसका जवाब दूं? या तो इंजीनियर पागल हो गया, ठीक है, या फिर वो बेचारा मजबूर है इमरान खान के खिलाफ बात करने पे। किस पॉइंट का पहले जवाब कि सभी का जवाब देता हूं। हाँ, बताएं। ठहरो, सब्र करो, देता हूं जवाब आपको। शेख साहब, पहले तो आपने कहा कि इंजीनियर साहब ने बाहर आते ही ये बात, सबसे पहले तो आप इस बात का क्रेडिट लें कि इंजीनियर साहब के लिए सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी, उसके बाद दूसरों ने आवाज उठाई, और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। उन्हीं बुनियादों पर इंजीनियर साहब रहा हुए। हमारा क्रेडिट नहीं है ये, नहीं, लेकिन हम आवाज उठाने वाले में थे, हम दोनों। उन्होंने डील, इसीलिए आपको ज्यादा बुरा लगा था,
जैसे इंजीनियर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की तब भी बाहर आया ना। मैं हमारे सुनने वाले को भी बता दूं कि जैसे इंजीनियर साहब ने इरशाद भट्टी साहब के पॉडकास्ट में वो बात की थी देसी घी वाली, ये भाई साहब बड़े बड़े मुझे गुस्से में मैसेज किए कि देखे आप बड़ा कह रहे थे, ये अब बाहर आके इंजीनियर साहब ने ये किया। शेख साहब आपने तहकीक नहीं पूरी की, ये जो आपने पॉइंट्स बोले ठीक बोले हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। मैं एक का जवाब देता हूँ। आपने कहा इंजीनियर साहब ने बाहर आते ही खान साहब के ऊपर बात कर दी, नहीं की शेख साहब। इंजीनियर साहब ने बाहर आने के बाद जो अपना पहला संडे को बैठते हैं ना, पहला ही जो दिन में बैठे, उन्होंने कोई बात नहीं की थी, ना पीटीआई की ना खान साहब की। फिर इरशाद भट्टी साहब खुद चल के आए, इंजीनियर साहब ने कहा उनको, ये कैमरे में कई बार कह चुके हैं, अगर ये इंजीनियर साहब की बात झूठी होती तो इरशाद भट्टी साहब कह देते कि इंजीनियर साहब तुझे तो झूठ बोल रहे हो। उन्होंने दोबारा भी कहे हैं चंद दिन पहले भी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इसका मतलब इंजीनियर साहब सही कह रहे हैं। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा था कि अल्लाह के वास्ते खान साहब के ऊपर बात ना करना। अच्छा हाँ, क्योंकि जो सच होगा, जो अब देखें ना कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अब कोई बाहर जाके मुझसे पूछेगा कि यार शेख साहब के कमरे में बड़ी बड़ी लाइट्स थी, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा? हाँ, उन्हें बोलूंगा कि हाँ यार लाइट्स थी। अब आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, यार तू बाहर जानते हैं दास्ता के कमरे से लाइट नहीं। अच्छा ये पता है लाइट थी, आप ये कहेंगे क्या वो लाइट तो थी, मगर मुझे लग रहा था कि वो ना मांगी हुई लाइट थी, वो इसकी नहीं थी। सुन ले मेरी बात। इंजीनियर साहब ने उन्हें कहा था इरशाद भट्टी को कि भाई खान साहब की से बात नहीं करनी, लेकिन जब उन्होंने की तो इंजीनियर साहब को जवाब देना पड़ा। अगर मैं बाहर सिगरेट पीकर आया होता तो आपको जज मिल रहा होता, आपके जहन में होता कि यार ये सिगरेट पीकर आया हुआ, स्मेल आ जाती है बंदे को, आम बंदों को भी आ जाती है। जब मेरा रोजा नहीं होता, मैं अपनी वालदा से प्यार लेने लगता हूँ तो अम्मा कहती है कुत्तिया सिगरेट पी गया है। समझ आ रही है बात की? छोटे तो भाई हमने नाक अल्लाह ने सूंघने के लिए दी है। एक जगह जो वैसे बंद है लेकिन दीवारें हैं ऊपर से खुली हुई है, तो अगर साथ वाली जगह पे अगरचे मेरा राब्ता नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो लेकिन उसकी खुशबू आती है। हाँ, उसे ये अच्छा क्या हमारी वालदा जो है, खुशबू भी क्या आई है कि खान साहब की बहन हमारी वालदा ही है ना, इमरान हमारी खाला है ना, देसी घी में खाना खा रहे हैं, ये खुशबू आई है। अगर ये खुशबू आई होती तो वो ये क्या कहते हैं, देसी घी में मारना, ये कैसे पता कि इमरान खान के लिए बना? मैं बताता हूँ, बंदा जो खाने के लिए बैठा है वो कहता है ना कि यार खुशबू कितों आ रही है, ते नाल दे दसदे ने जेडे खाना परोस रहे होंदे ने कि यार खान साहब दे वल पक रहा है। ये तो छोटी सी आराम इस बात का जवाब तो आपकी सेंस आपको दे देती है। दीवार ने थोड़ी बोलना है कि मैंने सही खुशबू आई है मुझे, हाँ थोड़ी कि खान साहब वालों आई होनी, नहीं, बंदा पूछता यार है बड़ी खुशबू आ रही है। अच्छा इसका मतलब है इरशाद भट्टी ने सवाल पूछा था कि आपको खुशबू आई थी कि नहीं आई थी, ये सवाल पूछा था। इसका मतलब आपने इरशाद भट्टी वाला पॉडकास्ट नहीं देखा हुआ? ये जब नहीं चीज की है इरशाद भट्टी साहब ने तो जनाब पूरा एक्सरे किया था। इरशाद भट्टी साहब ने खान साहब के हवाले से कुरैद के जवाब पूछे। इरशाद भट्टी साहब तो इस बार भी इंजीनियर का किला फतह करने के लिए आए थे, अभी चंद दिन पहले। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि यार मुझे मत घसीटो इन बातों में। इरशाद भट्टी साहब सवाल फेंकते जा रहे हैं। इंजीनियर साहब की जितनी कुत्तों वाली पहले होगी थी ना, वो नहीं चाहते उनकी और कुत्तों वाली हो। नहीं, हाँ नहीं, और वो झूठ, पता है क्या, झूठ एक दफा बंदा बोल रहा था, फिर बंदा झूठ बोल के फंस जाता है। आगे की जो आपका दूसरा नहीं, ऐसी बात है, झूठ बोल के फंस गया। क्या हमारी वालदा हैं अलीमा खान साहबा, हमारी खाला लगती है, वालदा जैसी हैं, क्या उन्होंने खुद नहीं इस बात की तस्दीक कर दी कि देसी मुर्गा वगैरह बनता है, वो देसी मुर्गा देसी घी के बगैर बनता होगा? जो मुर्ग में ये ख्याल रख रहे हैं कि देसी हो तो वो घी में नहीं रखते होंगे भाई। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, इमरान खान को ऐसी दवाइयां जेल में दी जा रही जिससे इमरान खान की आंख हो गई है खराब, ये उन्होंने बताया? किन्होंने? इंजीनियर ने। नहीं तो इंजीनियर को क्या पता कि कौन सी दवाई जा रही है? यही तो बात है, इंजीनियर ने नेगेटिव चीज बतानी है, नहीं इंजीनियर ने वो नहीं बतानी कि ये तो लोगों के लिए तो लोगों का मौका है ना, जहर दिया जा रहा है और इमरान खान को बहुत जल्दी वो जेल में देखे मारने का प्लान है। आपको ये बात किसने बताई है कि खान साहब को जहर दिया जा रहा है? मारने का प्लान है। किसने बताई है? वो जो चंद भगोड़े बाहर बैठे हुए जो सिर्फ अपने पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए मुल्क के ही पीछे पड़ गए, जो सिर्फ इसलिए इमरान खान का, वही कुछ लोग हैं जो सच बता रहे हैं, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इस वक्त खान साहब के और मुल्क के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो वो चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह खान बाहर ना आए, खान की लाश बाहर आए ताकि सारी जिंदगी हम वो बेचते रहें। इंजीनियर साहब ने भाई खुद हर
लेक्चर में और हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में सारे सवालात का सैर हासिल जवाब दिया है। जो आपने बात की थी ना कि जनाब वो उनके जो मैनेजर हैं वो लोगों को ये सवाल करते हैं, उसी पॉडकास्ट में ही वो बंदा कॉल रिकॉर्ड कराई थी तो सुना देता कि यार देखो क्या कह रहे हैं। उसी का जवाब उस जगह भी मिल गया, बाद में भी मिल गया कि उनके मैनेजर ने, वो जो साहब हैं मुंतजिम, उन्होंने कहा कि देखिए आप सियासत पर बात ना कीजिएगा, खान साहब की बात ना छेड़िएगा। उन्होंने कहा खान साहब पर तो बात करनी है। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब के जेल से बाहर आने के बाद बात की बात करें, जेल में जाने से पहले के जमाने की बात ना करें। उन्होंने कहा नहीं हम पूछेंगे सवाल। इन्होंने कहा अगर पूछना है तो फिर आप ये भी पूछें कि वो जो सवाल था, जिसका बाद में उन्होंने ताना दे दिया कि ये देखिए खुद फीड करा रहे हैं कि जब हम दो लोग इकट्ठे हुए हैं आज ये सवाल पूछना है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि शेख साहब ये सवाल ना पूछिएगा। तो आप कहेंगे नहीं मैं तो पूछूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा ना शेख साहब फिर अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो बात को क्लियर करने के लिए जरूरी है फिर आप वो सवाल भी पूछें ताकि लिंक हो चीजें आपस में। सिर्फ ये था, किसी बंदे की नीयत पर शक नहीं करते। इंजीनियर साहब इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। रियासत किसी भी इंडिविजुअल से बड़ी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हो, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हो, चाहे वो कोई वजीर आला हो, तो कोई भी हो, रियासत हर शख्सियत से बड़ी है। तो फिर सारी ताकतें और जो है इस्तिस्ना, ठीक है, वो एक बंदे को क्यों मिली? डेस्परेट टाइम्स आस्क फॉर डेस्परेट मेजर्स। डेस्परेट तो हो गया ना, यानी वो इतना हो गया कि यार कि मेरे से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, इमरान खान मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मुझे इस्तिस्ना लेनी पड़ेगी। नहीं यस, डेस्परेट हो गया। इस डेस्परेशन की मेरी वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। मेरी बात को डेस्परेशन की वजह से मेरी बात को खराब हो रही है। एक बार गौर से सुने। मैं जो दूं ना, मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि मेरी पहुंच भी इतनी है सिर्फ इस पौधे तक, और मैं इसी के हवाले से सोच रहा हूं, मैं इसी के हवाले से परेशान हूं। जो बंदा ऊपर बैठा है ना, उसने ये भी देखना है कि यार मैं पौधे को छेड़ूंगा तो ये भी हिल जाएगा। दूसरा कि कोई और तो नहीं, लाइट पूरी है, ये टेबल सही है। हम जो नीचे बैठे बातें कर रहे हैं ना, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। आप इस चीज पर यकीन रखें कि जो ऊपर बैठा है भाई, वो बहुत बड़े व्यू से देख रहा है चीजों को। वो ये नहीं सोचेगा कि यार इस कमरे वाले क्या सोचते हैं, कि यार ये हमारे साथ ज्यादती होगी, इस कोने वाले क्या सोच रहे हैं। पैसे का कमाल है। नहीं, सब पैसे बनाने का कमाल है। मैं ये नहीं मानता। बाहर जा रहे हैं, स्विस बैंक भरे जा रहे हैं। यस, देखिए इंडिविजुअल्स ये काम कर रहे होंगे, कुछ सियासतदान ये काम कर रहे होंगे, खुदा ना खास्ता कुछ इदारों वाले भी ये काम कर रहे होंगे, लेकिन बहसियत मजमूई इदारा कभी गलत नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त इदारे जिन हाथों में हैं वो मजबूत इस्लामी हाथ हैं। आपने कुछ देर पहले वो बात की थी, फिर आपने बात इतनी आप जो है ना, ये पीटीआई वाले ऐसे करते हैं, आप तो बड़े गैर जानदार हैं। आप कोई तीर फेंकते हैं, फिर आप साथ में 3 4 5 चीजें और फेंक देते हैं कि ये सोचता ही रह जाए। वो बात सुनने वाले के तो दिल में रहेगी, जिसने जवाब देना है उसके पास आपने 5 6 चीजें फेंक दी। अब वो किस तरतीब से उसको जवाब देगा? आपने कुछ देर पहले कोई बात की थी बड़ी सख्त, जिसका मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब था कि पाकिस्तान ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान की एहसास क्या है, मुझे बताएं। आपने बताया कि पाकिस्तान का मकसद ये है कि अवाम खुश हो, लोगों को महंगाई कम हो, लोगों को आसानियां हो। नहीं जनाब, पाकिस्तान का मकसद ये है कि इंसान को ऐसा मुआशरा दें जिसमें इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। यही वो टारगेट है जिस पर शैतान कभी भी इंसान को खड़ा नहीं होने देता। यही वो टारगेट है जो पहले दिन से ही शैतान पैर भला देता है, नाक जिस सिमत में जा रहा है तो नाक थोड़ी सी इधर कर देता है। वो बाजार तो समझता है शुरू में कि इधर जा रहा हूँ, फिर वो उसी चीज़ को मंजिल समझता है। यही थोड़ी सी लाइन भटका कर दीन में उसने तफरीके पैदा की। आप बताएं, इस्लाम एक करने के लिए आया था या टुकड़े करने के लिए? इसका मुझे जवाब दें। पहले मुझे मेरी पूरी सुन ले बात। इकट्ठा करने के लिए आया था ना। छोटे छोटे बुतों की पूजा होती थी ना, ये कबीला फलां बुत की पूजा करता है, वो फलां की पूजा करता है, वो फलां की पूजा करता है। सब ने, हालांकि अल्लाह सब जानते थे, सबका ईमान था, इब्राहिम के दीन पर थे वो बज़ाहिर कि अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन वो ये समझते थे कि अब इन देवताओं ने, देवियों ने कुछ ऐसा कमाल कर लिया कि अब हम इन्हीं से मांगे, अल्लाह को ये खुद ही मना लेंगे, अल्लाह को ये खुद ही देख लेंगे। एप्स्टीन फाइल पे मैंने सुना है कुछ आपके पास कोई नई चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता।
देखिए एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से तो फिर मैं आपको जिन्नात के हवाले से बताना चाहूँगा। आप फिर पूछेंगे कि जिन्नात से आपका क्या ताल्लुक है। हाँ। आपको कैसे पता है? हाँ। तो भाई कोई ताल्लुक था तो मैं जिन्नात को लेके फिल्म बना रहा था ना। मेरी कहानी भी जिन्नात के ऊपर थी। आपने चिन्हों की कुछ वीडियोस ताल्लुक वगैरह भी शेयर हाँ, तो करते हैं। वो कुछ ऐसा ताल्लुक है कि आपको मैंने बताया कि इंतहाई ताकतवर लोगों का गिरोह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है पिछले 4 सालों से, लेकिन अल्लाह गैब से मेरी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि जिन्नात सामने आ गए, कैमरे में भी आ गए। आप देख चुके हैं कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं जो तो थोड़ी हजम, कुछ मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं, मैं कैमरे में बता रहा हूँ, जो आपका दिमाग कबूल नहीं करेगा। मैं इसी खौफ से मैंने वो आवाम के सामने नहीं रखी कि यहाँ तो लोग गुमराह हो जाएंगे, यहाँ मुझे बिला वजह ही एजेंसियां उठा के ले जाएंगी और ही किसी चक्कर में। इस तरह की वीडियोस है क्योंकि वो जिन्नात कैमरे के सामने आ गए। अब ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, इसका देखिए शैतानियत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं थी, जिन्नात के लिए भी थी। जिन्नात इंसानों से भी ज़्यादा शैतान का आसान शिकार है। जन्नत सिर्फ इंसान की ज़रूरत नहीं है, जिन्नात की भी है। और ये सारा जो इम्तहान है, ये सारा मैदान अल्लाह ने सजाया है, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, जिन्नात के लिए भी है। अल्लाह पर जितना इंसानों का हक है उतना ही जिन्नात का भी है। तो वो जो शयातीन है ना, वो इंसानों के साथ साथ जिन्नात पर भी मेहनत करते हैं। उस जगह पर एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर शयातीन तख्लीक किए जाते थे। उस जिन का इंसान, जैसे इंसान शैतान बन जाता है, उस नहज पे पहुंच जाता है कि वो कहता है देखी जाएगी, जहाँ इतने लोग जलेंगे मैं भी जल जाऊंगा। शैतान के लिए जिन्नात को भड़काना आसान है। वो जिन्नात के सामने शैतान कैसे अमाल रखते थे, जिन्नात ऑब्जर्व करते थे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, और फिर वो जो बड़े थे शयातीन, वो आम जिन्नात को कहते थे कि ये देखो, क्या इस मखलूक को ये हक है कि वो हमारे मालिक के सामने सुरखरू हो सके? कभी भी हक नहीं है। फिर वो उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, फिर वो उन्हें शैतान ही बना देते थे। ऐसी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं वहां पर कि जो लोगों को बताई नहीं जा सकती। ये भी एक तशद्दुद होता है कि अब मैं आपको एक जगह कैद कर दूं और आपके सामने मैं तब तक शैतानी अमल करता रहूं जब तक खुद आपके अंदर इंसान नहीं मर जाता। तो भाई जिसको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही ना, वो मेरे चैनल पर मेरी कुछ वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें आपको जिन्नात की हरकत नज़र आती हैं। एक तो जिन्नात के हवाले से आम इंसान को कोई आइडिया ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जिन की वीडियो देखनी है, हम ऐसी वीडियो खोलेंगे, आगे खौफनाक शक्ल वाला इफरीत बैठा होगा, वो कहेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं जिन हूँ। नहीं भाई, इंसान से भी ज़्यादा लतीफ़ मखलूक है, नाजुक मखलूक है। आप खुद तो देखें कि इंसान किन चीज़ों से बना है। तो जिन के बारे में अल्लाह ने क्या बता रखा है कि किस चीज़ से बना है? गर्म हवा की भी लिपिड से। वो इतनी नाजुक चीज़ है, इतनी लतीफ़ चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकता इंसान। तो मेरी वीडियोस से सीखेगा वही, मेरी वीडियोस से दिमाग उसी का खुलेगा जो ये सोच कर बैठेगा कि मैं आज कोई नई चीज़ सीखने जा रहा हूँ। आज मैंने वो ये सोच कर बैठे कि ये बंदा झूठ बकवास कर रहा है। ये नहीं कि वो क्योंकि हर 5 सेकंड में वो देख सकता है लड़की नाच रही है, ये वो उसने मजाक कर दिया, उसने ये बम धमाका हो गया, ये चिड़िया के बच्चे आ गए, ये सांप ने इंसान को डस लिया, ये शेर ने बकरी को खा लिया। अब वो कैसे टिक के 5 मिनट किसी माहौल में बैठे कि उसकी आंखें जिन को देखने के काबिल हो सके, या वो ज़हनी तौर पर तैयार हो। जिन्नात भी इस ज़मीन का उतना ही कीमती और ज़रूरी हिस्सा हैं जितने के इंसान हैं। अशरफुल मखलूकात इसलिए इंसान को करार दे दिया गया कि इसके अंदर इंसान की और जिन की रूह इकट्ठी हो सकती है। ये जो मटीरियल बना दिया ना अल्लाह ने, सजदा अपने कमाल को करवाया था ना, इसीलिए कि देखो मैंने क्या कमाल बनाया है। तो वो हमको ये समझना है, हमको वो नुक्ता समझना है। जब हम वो नुक्ता समझ लिया, आप मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको पता लगेगा कि जिन्नात कैसे हमारी आम जिंदगी में हमारे पास है। यहाँ पर होंगे कितने, इस वक्त मेरी बात सुन रहे होंगे। कोई होगा जो बिल्कुल ही अपने आप को उस कोने में ले गया, वो मेरे से नाराज हो जाएगा। मुझे तो ना कहें जिन ना। नहीं, आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझे लगा मुझे क्या है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि इस आपके गली में ये गेट पास करते मेरी तबीयत भारी हो जाती है। उसकी वजह यहाँ कितने पुराने दरख्त हैं, यहाँ बहुत पुरानी रहायशें हैं, बहुत हज़ारों सालों पुरानी रहायशें हैं इस एरिया में।
तो जब एक मिठाई की तरह बंदा होता है ना, जो आम की गुठली कहीं लेकर जाएंगे तो दूर दूर से मक्खी उस पर लपकेगी, तो जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ ना तो समझें कि मेरे ऊपर पूरा दबाव इकट्ठा हो जाता है इस एरिए में। अच्छा, पिछले दिनों एक ना कानून पास किया है कि औरत को ना गुस्से से देखने पे भी ना जुर्म है, तो ये इसके बारे में क्या? आप मुझे ये बताएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइन में ये चीज़ तय नहीं की गई कि कोई भी कानून इस्लाम की बेसिक रूह के खिलाफ नहीं होगा, कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगा? क्या ये तय है? क्या अल्लाह ने कुरान में मर्द को औरत के ऊपर ज़रूरत पड़ने पर जायज़, नाजायज़ नहीं, जायज़ हल्की सी सख्ती करने की इजाज़त नहीं दी हुई? बिल्कुल। तो ये कैसे कानून पास हो सकता है? कैसे हुआ आप बताएं ना। मुझे नहीं पता। मैं तो ये क्या इसका मतलब कि हम उस तरफ चल पड़े हैं कि कुछ अरसे के बाद मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी भी जायज़ करार दे दी जाएगी? क्या हम उस तरफ चल पड़े? मुझे बताया जब दूसरी शादी करना ही जुर्म करार हो गया है, ठीक है, और इस तरह की सब, मतलब ये तो कोई बात करने वाला नहीं है ना, ये तो कोई ये समझाने वाला ही नहीं है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि बाहर से मुश्किलात ने इतना घेरा हुआ है कि जो कारसाज है, जो करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान इस तरफ जाने नहीं दिया गया। नहीं मुझे इस तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ, पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई कानून पास नहीं हो सकता जो कुरान की रूह, बेसिक रूह के खिलाफ है। इस हुकूमत में कोई भी कानून पास हो सकता है, कोई नहीं, इस्लाम इस हो ना हो, हुकूमत की बात ना हो ना करें, इस तरफ ध्यान दिलाया जाए, करता धरता लोगों का ध्यान दिलाया जाए, ठीक हो जाएगा मसला। थैंक यू वेरी मच आपका, ठीक है। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और नदीम सुबानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।